आराधना डिग्री कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने बीए प्रथम वर्ष का भारत का भूगोल जो प्रश्न पत्र है उसमें अफवाह तंत्र के अंतर्गत ब्रह्मपुत्र अफवाह एवं प्रायद्वीपीय अफवाह को एक साथ पढ़ेंगे। भारत का मानचित्र मैंने आपके सामने पूर्व में ही बना दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो समझने में और समय व्यतीत नहीं हो। अब आपके सामने हम सबसे पहले ब्रह्मपुत्र अफवाह आप पढ़ेंगे। इससे पहले हमने सिंधु का अफवाह तंत्र और गंगा का अफवाह तंत्र पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में। आज अपन देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी का अफवाह तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के उत्तर में तिब्बत के पठारी प्रदेश और चीन के मध्य से प्रवाह इसका उत्पत्ति होती है, निकलती है। जहाँ हिमालय क्षेत्र है वहाँ से निकलती है। तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो सेमायुंगडुंग ग्लेशियर यहाँ लिखा हुआ है पहले से, सेमायुंगडुंग ग्लेशियर जो कि मानसरोवर झील के निकट है, मानसरोवर झील के निकट है। वहाँ से निकलकर तिब्बत प्रदेश में बहते हुए चीन में प्रवेश करती है। लेकिन तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। तिब्बत का जो पर्वतीय प्रदेश है, हिमालय के क्षेत्र है, लद्दाख की श्रेणी है, उस श्रेणी के अंतर्गत इसको सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। बहुत ही ऊंचाई पर बहती है, लगभग 7-8 हज़ार की ऊंचाई पर मीटर की ऊंचाई पर बहते हुए आगे निकलते हुए हिमालय के समानांतर ऊपर की तरफ, हिमालय के ऊपरी क्षेत्र में तिब्बत के पठारी प्रदेश से चीन देश में बहते हुए यह अरुणाचल प्रदेश, भारत का जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पर हिमालय का अंतिम पर्वत आया हुआ है नमचा बरवा। मैंने आपके सामने नमचा बरवा पर्वत बना दिया है। यहाँ पर नमचा बरवा पर्वत के वहां से एकदम ही मुड़ जाती है और मुड़ते ही अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करती है। जहां इसका नाम माना गया है दिहांग नदी। अरुणाचल प्रदेश में जहां प्रवेश करती है वहां इसको दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते समय इसमें इसकी सहायक नदी के रूप में दिबांग नदी मिलती है। दिबांग के बाद में इसमें मिलती है लोहित नदी। छोटी छोटी धाराएं हैं पर्वतीय क्षेत्र से, अराकान योमा श्रेणी इधर आई हुई है ब्रह्मा की, उधर से निकली हुई छोटी छोटी धाराएं हैं जो इसके अंदर मिल जाती हैं। दिहांग नदी कहा जाता है इसको। दिबांग इसमें मिलती है, लोहित इसमें मिलती है। ये सभी जो है अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल के नीचे जो राज्य हैं उनमें से मिलती है। और जैसे ही ये सब धाराएं मिल जाती है और आगे बढ़ती है तो असम राज्य में प्रवेश करने से पहले ही अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को ब्रह्मपुत्र नदी का नामकरण हो जाता है। यहाँ यह गहरी खड्ड बनाती हुई जाती है। इसके साथ में बहुत ही निक्षेपित मलबा होता है और गहरे पहाड़ी क्षेत्र में खड्ड बनाए हुए आगे प्रवेश करती है। बहुत ही तीव्र गति से बहती है, जल का बहुत भारी मात्रा में बहाव होता है इसमें। इसी से यहीं पर दक्षिण दिशा से ही इसमें नागालैंड, मेघालय की पहाड़ियों से एक धनश्री करके सहायक नदी और मिलती है। धनश्री करके एक सहायक नदी और मिलती है। उसके बाद में इसके उत्तर की तरफ असम राज्य में बहते हुए आगे चलती है तो असम राज्य में इसमें सुबनसिरी करके एक नदी सहायक नदी के रूप में मिलती है। सुबनसिरी के बाद में मानस उद्यान जो आया हुआ सिक्किम राज्य के अंतर्गत, असम और सिक्किम के मध्य में और भूटान देश के आसपास में मानस उद्यान से मानस नामक एक नदी निकलती है। वो इसकी सहायक नदी के रूप में भारत में ही असम राज्य में ही इसमें प्रवेश कर जाती है। उसके बाद में ये आगे बढ़ते हुए धुबरी नामक स्थान, यहाँ पर धुबरी नामक स्थान है, धुबरी नामक स्थान पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। धुबरी नामक स्थान पर 90 डिग्री का कोण बनाती है असम राज्य में और वहीं से सीधा मुड़कर 90 डिग्री का कोण बनाते ही बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। बांग्लादेश में प्रवेश करते ही इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा ये यहाँ से चोलामू जो झील है, सिक्किम के ऊपर तिब्बती पठारी प्रदेश से चोलामू झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है तिस्ता, जो कि भारत और चीन के मध्य विवादित है। ये नदी तिस्ता नदी जो है आगे जाती है, बांग्लादेश के मध्य में विवादित है क्योंकि बाढ़ आती है इसके कारण बांग्लादेश में। और तिस्ता नदी बांग्लादेश में जाकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार से गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे नाम दिया गया है पद्मा।
उसी प्रकार से जब ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे नाम दिया गया है जमुना। पद्मा और जमुना दोनों बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र के नाम हैं। जब ये दोनों ही नदियां ब्रह्मपुत्र और गंगा बांग्लादेश में दोनों मिल जाती हैं, चांदपुर जिला जो है बांग्लादेश का, वहां दोनों मिलती है, तो मिलने के बाद में उनमें एक छोटी नदी और मिलती है जिसका नाम है मेघना। जिसका नाम है मेघना। मेघना, जमुना और पद्मा तीनों मिलकर आगे जाकर मेघना के नाम से बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी में सुंदरवन का, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टे का निर्माण करती है। कि डेल्टा बहुत ही बड़ा बीहड़ जंगली क्षेत्र है, सुंदरी नामक वन इसमें पाए जाते हैं, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही छोटे छोटे द्वीप इसमें बने हुए हैं अधिक मात्रा में। आपको एक चीज बता दूं कि ब्रह्मपुत्र जो अपन पढ़ रहे हैं, ब्रह्मपुत्र नदी एकमात्र विश्व की ऐसी नदी है जिसमें विश्व की एकमात्र नदी जिसमें नदीय द्वीप पाया जाता है। क्या है? नदीय द्वीप पाए जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी में है जिसका नाम है माजुली, असम राज्य में। कहाँ है? माजुली द्वीप असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी में आया हुआ है। तो ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के निकट समायुंग ग्लेशियर से निकलती है, सांगपो तिब्बत में कहा जाता है, दिहांग नदी के रूप में नमचाबरा पर्वत से मुड़कर भारत में प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश करके अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय होते हुए ये बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं, जिसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है और गंगा में मिलकर सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। ये तो हो गया अपना ब्रह्मपुत्र नदी का अफवाह क्षेत्र। अब ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में कितने किलोमीटर बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी भारत में बहती है 1346 किलोमीटर। कितनी बहती है? 1346 किलोमीटर भारत में बहती है। टोटल इसकी जो लंबाई है पूरे उसका यहां से लगाकर यहां तक जहां से निकलती है वहां से लगाकर वो है 2900 किलोमीटर। कितनी है? 2900 किलोमीटर। 3 देशों में बहती है, चीन, भारत और बांग्लादेश। 3 देशों में बहाव क्षेत्र है इस नदी का, ब्रह्मपुत्र नदी का। अब हम पढ़ते हैं प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य नदियां। इनकी सहायक नदियां तो खूब है, लेकिन मुख्य नदियों से ही अपने को इसका अफवाह तंत्र मालूम पड़ जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत एक पठारी क्षेत्र है। इस पठारी क्षेत्र में ये उठा हुआ क्षेत्र है और ये पूर्वी क्षेत्र जो है वो इसकी तरफ ढलान इस तरफ है, ताकि सारी नदियां अपना जल भी लगभग बंगाल की खाड़ी विसर्जित करती है। और कुछ नदियां जो है एक दो वो ऊपर की तरफ से, नीचे की तरफ से नहीं, उत्तर की तरफ से, जहाँ गुजरात का क्षेत्र है वहाँ ये प्रवेश अरब सागर में करती है। ये अपना वाला जो है अरब सागर है और ये बंगाल की खाड़ी क्षेत्र। अब हम पढ़ेंगे कि बंगाल की खाड़ी में जो अपना जल निक्षेपित करती है वे नदियां कौन कौन सी हैं और अरब सागर में जल निक्षेपित करने वाली नदियां कौन कौन सी। तो आपके सामने मैंने जो मैप बनाया उसमें देखो, सबसे पहले आपने ये पास सामने आती है ये गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो कि त्र्यंबकेश्वर, नासिक जिला जो है महाराष्ट्र का, त्र्यंबकेश्वर से निकलकर, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियां है नासिक जिले महाराष्ट्र में, वहां से निकलकर उत्तर के दक्षिणी भारत में, दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार में बहते हुए मध्य प्रदेश के बाद में आंध्र प्रदेश के बाद में ये छत्तीसगढ़ आसपास में राज्यों में बहते हुए आगे निकलकर भारत में अरब सागर में जाकर गिर जाती है। इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो 3,13,389 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 3,13,389 वर्ग किलोमीटर इसका अपवाह क्षेत्र है। इसकी लंबाई जो कुल है गोदावरी की वो 1465 है। कितनी है? 1465 किलोमीटर ये भारत में यानी प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में प्रवाहित होती है और काटकर इस प्रवाहित क्षेत्र में मिट्टी जो होती है पर्वतीय वो समुद्र में निक्षेपित करती है। और एक मुख्य नदी है, मुख्य अपवाह तंत्र है, पीने के पानी के लिए, कृषि कार्यों के लिए मुख्य नदी मानी गई है गोदावरी नदी। भारत की दूसरी गंगा के नाम से भी
या दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जानी जाती है। दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी इसको जाना जाता है। उसके बाद में आपके सामने आती है कृष्णा, मुख्य नदी है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य नदी है, दूसरी सबसे बड़ी। महाबलेश्वर से निकलती है, महाराष्ट्र में महाबलेश्वर नामक स्थान है, वहां से निकलकर बहते हुए इसमें तुंग और भद्रा और छोटी मोटी और भी सहायक नदियां जुड़ती हैं। जुड़कर ये अरब सागर में इसका डेल्टा बनता है और अरब सागर में यह निक्षेपित होती है। अरब सागर में जब निक्षेपित होती है तो भारत में यानी प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में 2,59,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, 2,59,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह प्रवाहित होती है। इसका अफवाह क्षेत्र है 2,59,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। कृष्णा नदी जो है 1400 किलोमीटर भारत में बहती है। प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में यानी भारत में 1400 किलोमीटर प्रवाहित होती है। इसका जो विस्तृत क्षेत्र है, लंबाई है, वो 1400 किलोमीटर है। उसके बाद में हमारे सामने प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश की तीसरी सहायक मुख्य नदी जो है वो है आपके सामने कावेरी नदी। कावेरी नदी कर्नाटक जो राज्य है, कर्नाटक राज्य में कुर्ग नामक जिला है, कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलकर ये तमिलनाडु, कर्नाटक राज्यों में बहती हुई अरब सागर में गिर जाती है। अरब सागर में जब कावेरी गिरती है तब प्रायद्वीपीय पठारी में बहती हुई इसकी जो लंबाई है वो 805 किलोमीटर है। कितनी है? 805 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 805 किलोमीटर, 805 किलोमीटर कावेरी नदी भारत में बहती है। इसकी कुल लंबाई है। ब्रह्मगिरी कर्नाटक कुर्ग जिले से निकलती है, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में बहते हुए यह अरब सागर में प्रवेश कर जाती है। यह प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य 3 नदियां थी। इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत में और भी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियों को हम लोग देखेंगे तो अरब सागर में गिरने वाली जो पहली नदी है वो है साबरमती नदी। साबरमती नदी राजस्थान में बहती हुई, गुजरात में बहते हुए अहमदाबाद और गांधीनगर जो गुजरात के जिले हैं वो उसके तट पे आए हुए हैं। वहां से निकलकर ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में गिरती है। और ये गिरने से पहले भारत में यानी प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में 416 किलोमीटर इसकी लंबाई है। साबरमती नदी की लंबाई 416 किलोमीटर मानी गई है। उसके बाद में दूसरी जो नदी है जो अरब सागर में या बंगाल की खाड़ी में गिरती है, अरब सागर में जो गिरती है वो है माही नदी। माही नदी का उद्गम स्थान आपको पता होगा। माही नदी MP यानी मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान में ऊपर कर्क रेखा को 2 बार काट कर आकर ये कच्छ की खाड़ी में गिरती है। कच्छ की खाड़ी माही नदी आप लोग देख सकते हैं, माही नदी कच्छ की खाड़ी में गिरती है। इसकी जो कुल लंबाई है वो 560 किलोमीटर है। 560 किलोमीटर इसकी लंबाई है और यह कच्छ की खाड़ी में गिरती है और अपना जल जो है अरब सागर में स्थापित करती है। उसके बाद में 2 मुख्य नदियां हैं जो कि नर्मदा और ताप्ती के नाम से जानी जाती है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य में भारत उत्तर भारत दक्षिण भारत की सबसे मुख्य नदी, सबसे लंबी नदी और वर्ष पर्यंत बहने वाली नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। नर्मदा एक ब्रंश घाटी में बहती है। ब्रंश घाटी में बहते हुए यहाँ से निकलकर ऐसे बहते हुए आगे बढ़ती है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान जो है वो अमरकंटक की पहाड़ियां हैं। अमरकंटक की चोटी से निकलती है। मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी है, सतपुड़ा श्रृंखला में। वहां से निकलकर ये ब्रंश घाटी में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच में बहते हुए गुजरात में बहते हुए गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश 3 राज्यों में बहते हुए यह नदी अरब सागर में अपना जल डालती है। उसके बाद में जैसे ही सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला खत्म होती है उसके बाद में दक्कन के पठार और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच में जो ब्रंश घाटी है उस ब्रंश घाटी में बहती है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो है वो भारत में अरब सागर में गिरती है। ताप्ती नदी की जो लंबाई है वो 724 किलोमीटर है। भारत में 724 किलोमीटर बहती है। प्रायद्वीपीय भाग में 724 किलोमीटर बहती है।
जो ताप्ती नदी है वो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की मुल्ताई की पहाड़ियों से निकलती है। जो ताप्ती नदी है वो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की मुल्ताई की पहाड़ियों से निकलती है, निकलकर ब्रज घाटी में बहते हुए अपना जल इसमें डालती है। आज के लिए बस इतना। आपके सामने प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का अफवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र का अफवाह तंत्र अगली क्लास में आपका फिर से स्वागत रहेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर आप पिछली नेक्स्ट कक्षा के लिए तैयार रहें।